कि SHM का पार्टिकल Q एक पॉइंट से a/2 तक अगर जाता है तो P क्या होगा, P ऐसे रोटेट होगा। P की न्यू पोजिशन यहाँ होगी, तो P कितना एंगल रोटेट होगा भाई, सर्कुलर मोशन में ये एंगल रोटेटेड कितना होगा, थीटा। वो थीटा तो हम फाइंड ही कर लेंगे जैसे फेज फाइंड करते थे। साइन थीटा इज इक्वल टू कहाँ पे आया भाई, a/2 पे आया, a/2 पे आया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाई a। तो ये हो जाएगा 1/2, थीटा इज इक्वल टू π/6, थीटा इज इक्वल टू π/6। सो दिस थीटा, अब थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, पहले ही लिखा था, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t इंटू टी, π/6, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, t इज इक्वल टू t/12। टाइम कितना हुआ, t/12, समझे। एंगल रोटेटेड फाइंड करना है, जैसे फेज के लिए फाइंड करें वैसे यहाँ पे। अगर ये यहां से आ रहा है, SHM का पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, तो P कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा, अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, 60 मतलब π/3। तो एंगल रोटेटेड, सर्कुलर मोशन का एंगल रोटेटेड फाइंड कर रहे हैं हम, तो वो कितना हो जाएगा, दिस ओमेगा टी इज इक्वल टू π/3, 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, t इज इक्वल टू t/6, t इज इक्वल टू t/6। ठीक है, समझे कुछ, बोलो। यस सर। तो इसके जो है दो यस सर। एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन है, t/6 एंड t/12। तो यही क्वेश्चन जो है तुम्हारे उसमें पेपर में, वो t/6 एंड t/12 का क्वेश्चन एक होगा, उसको सॉल्व करोगे 1 सेकेंड एंड 1/2 सेकेंड, ऐसा कुछ 1/12 सेकेंड। SHM का एक क्वेश्चन है, पेपर में है, उसको अटेम्प्ट करोगे। टाइम फाइंड करने के लिए, टाइम फाइंड करने के दो तरीके हैं, हम इक्वेशन में पुट करके निकाल लें, ये ओमेगा टी की वैल्यूज यहाँ से फाइंड करें या फिर यहाँ से फाइंड करें। तो ये हो गया मेरा SHM एज अ uniform circular motion and its utility. What is the utility? Utility is to find the phase and time. एक जनरल अगर मैं बोलता हूं कि what is the time taken by particle to move from A to B, ध्यान से सुनना, कुछ confusion होगा तो पूछना। जनरल फॉर्मूला, what is the time taken by particle to move from point A x is equal to A to x is equal to B, small a and small b. What is the time taken by the particle to move from some particular distance to some particular distance? तो ऐसे में क्या करना है, मुझे सर्कुलर के एंगल रोटेटेड फाइंड करने हैं। तो एक ये होगा, एक ये है, इसका प्रोजेक्शन मतलब ये से यहाँ पे आया। तो व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, देन दिस इज द एंगल रोटेटेड, theta. This theta is equal to initial angle theta 1. This angle is equal to theta 2, theta 1 and theta 2. So what is theta is equal to theta 2 minus theta 1. कैसे theta 2 theta 1 फाइंड करेंगे, वैसे ही रेफरेंस सर्किल से आया था ना, साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1, ध्यान से देखो, ध्यान से, साइन थीटा 1 जैसे फाइंड किया था, ट्रायंगल ट्रायंगल A by amplitude, sin theta 2 is equal to B by amplitude। तो ये हो जाएगा व्हाट इज थीटा 1 थीटा 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ B बाई A माइनस साइन इनवर्स ऑफ A बाई A इज द एंगल। ऐसे जो है एंगल लिखने का तरीका है ये कुछ एंगल है। अब जो भी वैल्यूज आएंगी, अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज आएंगी, 1/√2, 3√3/2, ये सारी वैल्यूज आएंगी तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। तो A/A ये हो गया थीटा। सो व्हाट इज द टाइम, थीटा को इक्वेट कर देना है ओमेगा टी से। तो व्हाट इज टी, टी इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 2π/t इज इक्वल टू थीटा। सो टाइम, टाइम इज इक्वल टू
t divided by 2 pi in bracket sine inverse of b by a minus sine inverse of a by a. बात समझ में आई कुछ? कल से समझ में तो नहीं आई लेकिन लग बहुत अच्छा रहा है. Yes. हैवी हैवी साइन इनवर्स इनवर्स थोड़ा लिखा हुआ है, अच्छा लग रहा है. क्यों सौम्यदीप, क्या बोलते हो? समझ गए? Yes, sir. अच्छा शाबाश. तो ये है अपना टाइम टाइम टाइम. चलो ये तो टाइम फाइंड कर लिया, फेज फाइंड कर लिया. ये हमारा एक फेज फाइंड करने का अप्रोच जो है कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना डैम्ड ऑसिलेशन. डैम्ड ऑसिलेशन. डैम्ड ऑसिलेशन क्या होता है भाई बताओ? व्हाट इज डैम्पिंग? डैम्पिंग में होता क्या है? से एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज करता है. एम्पलीट्यूड, यस. एम्पलीट्यूड डिक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू लॉस. जैसे विस्कस मीडियम में कोई होगा फोर्स, विस्कस मीडियम कोई विस्कस फोर्स है, वो विस्कस फोर्स क्या करेगा? वहां पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना स्टार्ट होगा. तो कोई भी लॉसी मीडियम है, कोई ऐसा मीडियम है जिसमें कि एनर्जी लॉस होता है. जैसे हम नॉर्मली भी क्या करते हैं, सिंपल पेंडुलम को अगर ऑसिलेट कराएंगे, ऑसिलेट करा के रिलीज कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा? धीरे 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 रेस्ट में आ जाएगा. तो ऐसा कोई मीडियम जो कि एनर्जी डिक्रीज करता है, तो एनर्जी डिक्रीज कराता है, तो जनरली एसएचएम में क्या होता है? जनरली एसएचएम में एनर्जी कांस्टेंट होती है. एनर्जी कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. वो आपस में कन्वर्ट होती रहती है, फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल, फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक. मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम. उसको बोलते हैं अनडैम्प्ड. तो डैम्पिंग में जैसे मान लो अगर हम ऐसा बोलें कि ये एक सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ पे एक विस्कस मीडियम में ऐसे ये प्लेस्ड है, वाटर में है मान लो. ये वाटर में है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ थी. इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये x पे है और ये जो है v स्पीड से मूव कर रहा है. ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन है इस स्प्रिंग और ब्लॉक की. मान लो m है और ये k है, तो इस मीन पोजीशन के अबाउट तो ऑसिलेट करेगा, बट जो ऑसिलेशन हो रहा है उस ऑसिलेशन में एनर्जी वाटर के अंदर है, ये एक लिक्विड है. तो ये लिक्विड क्या होगा? विस्कोसिटी की वजह से धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे जो हम विस्कस फोर्स अगर कंसीडर करें, विस्कस फोर्स अगर कंसीडर करें यहाँ पे, तो विस्कस फोर्स हम ऐसे एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं यहाँ पे कि B एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बट ऑसिलेशन, बट ड्यू टू विच एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग. एनर्जी का लॉस होता है. क्यों लॉस होता है? कुछ लॉसिंग मीडियम है, लॉसी मीडियम है. तो उसमें दे दिया कि भाई जो भी विस्कस फोर्स है दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के ये b आ गया, व्हिच b इज कॉल्ड डैम्पिंग कोफिशिएंट. b इज कॉल्ड डैम्पिंग कोफिशिएंट. अब कहोगे कि सर क्या यही होगा फोर्स? फोर्स तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. BV स्क्वायर हो सकता है, BVQ हो सकता है, कुछ और हो सकता है, बट एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है जिसको कि मैथमेटिकली सॉल्व करना, मैथमेटिकली सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट करे. अदरवाइज तो बहुत सारे टाइप के हो जाएंगे, तो फिर उसमें कुछ हम मैथमेटिकली नहीं फाइंड कर पाएंगे. तो इसने क्या किया कि एक विस्कस फोर्स ऐसे ले लिया. अब यहाँ पे क्या है कि भाई विस्कस फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ पे ये विस्कस फोर्स भी है और ये जो एक्सटेंशन वाला फोर्स भी है. तो ये क्या हो जाएगा? kx प्लस बीवी, kx प्लस बीवी. सो नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx प्लस बीवी. नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में, स्प्रिंग का फोर्स
kx, और ये हो जाएगा डैम्पिंग फोर्स। तो यहीं से F इज इक्वल टू एम ए लिख दिया, F इज इक्वल टू एम ए। ऐसा करने के बाद हमारा ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहोगे क्या क्वेश्चन आ सकता है? इस क्वेश्चन में एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जेईई या नीट में कि क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है, इक्वेशन गिवन होगा, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 0.5 0.02, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी 10 50। तो पूछेगा कि व्हाट इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट, व्हाट इज द मास, व्हाट इज स्प्रिंग, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अब याद करो पहले वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें सिर्फ डबल डेरिवेटिव मतलब d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस सम kx था, यहाँ पे x है, मतलब b अगर जीरो होगा तो ये dx बाई डी टी वाला टर्म नहीं होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, अब ये सोल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते, इस सोल्यूशन को याद करना पड़ेगा कि जब डैम्पिंग एब्सेंट थी तो मेरा सोल्यूशन था x इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब डैम्पिंग प्रेजेंट होगी, डैम्पिंग मतलब एनर्जी का लॉस होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो ये जो है ये दोनों पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली चेंज होगा। x इज इक्वल टू ए साइन बी टी बाई टू एम, ये सॉरी ए ई टू द पावर, ये क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो e टू द पावर x का ग्राफ किसी को पता है? नहीं पता है। e टू द पावर x अगर है ग्राफ तो ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। e जो है एक नंबर है, इज इक्वल टू 2.7, अब 2.7 का पावर रखते जाओ, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसा e टू द पावर 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 से ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये e टू द पावर x का ग्राफ है। अच्छा e टू द पावर माइनस एक्स क्या होता है? माइनस एक्स मतलब होगा भाई जो प्लस एक्स पे वैल्यू होगी वो अभी माइनस एक्स पे होगी, मतलब ये ग्राफ क्या करता है? ऐसे ऐसे हो जाएगा कि जब x बहुत ही लार्ज होगा तो e टू द पावर माइनस एक्स बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टाइप का एक्सपोनेंशियल एक ग्राफ है, नंबर टाइप से सोचो, बस एक नंबर है उसका पावर हम रेज कर रहे हैं, तो ये सा ग्राफ है। तो एक्सपोनेंशियली ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, इसका सोल्यूशन जो है ये आ जाएगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी, मतलब मेरा जो एम्पलीट्यूड है अब उसको क्या रिप्लेस कर देना है? ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम। एम तो मास है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, और बी जो है वो है डैम्पिंग कोफिशिएंट। बी जो है वो है डैम्पिंग कोफिशिएंट, वो गिवन होगा, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। दिस साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है? ये डैम्पिंग डैम्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड डैम्ड फ्रीक्वेंसी। डैम्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई? जब वैसे नॉर्मल सिचुएशन में क्या थी? रूट के बाई एम, तो अभी क्या हो जाएगी? रूट के बाई एम माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर, बी बाई टू एम का होल स्क्वायर, बी बाई टू एम का होल स्क्वायर, वेयर बी इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, एम जो है मास है। इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, जो कि जनरली होगा, तुम्हारा क्वेश्चन अगर आता भी है, इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, स्मॉल मतलब थोड़ा डैम्पिंग है, कम है, तो ये बी स्क्वायर जो है वो और स्मॉल हो जाएगा। बी स्क्वायर और स्मॉल होगा तो जो ओमेगा हो जाएगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब अरे स्प्रिंग ब्लॉक की तो एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, बट अगर वो दूसरे मीडियम में चला गया तो वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो जा रही है। तो अगर डैम्पिंग स्मॉल है तो मान लो कोई स्प्रिंग ब्लॉक मैं एयर में रखता हूं, ठीक है, तो एयर का जो है विस्कस फोर्स मान लो वीक है, तो वो तुरंत डैम्पिंग जीरो नहीं होगी, वो होगी कुछ 50 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन, 500 ऑसिलेशन के बाद, तो वहां बोलेंगे कि भाई स्मॉल डैम्पिंग है। लार्ज डैम्पिंग, अरे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस हुआ तुरंत रुक गया, वहीं पे बात खत्म, एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो वैसे में बी की वैल्यू बहुत ही लार्ज हो जाएगी, है ना। तो तुम्हें ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा ओमेगा डी का, ओमेगा डी का x इज इक्वल टू जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, मतलब जो अनडैम्ड का था x वो ऐसा था, अनडैम्ड का। डैम्प्ड का जो होगा इसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, इस टाइप से
एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ। ये एक्सपोनेंशियली एम्पलीट्यूड ऐसे फॉल कर रहा है, फॉल करते करते फाइनली जीरो हो जाएगा। तो तुम याद रखोगे क्या? याद रखोगे कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो होता ही था। अभी जो है अगर डैम्पिंग होगी कि तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ही रहेगा, ओमेगा ही मानोगे। क्या ओमेगा चेंज हो रहा है? ओमेगा थोड़ा मॉडिफाई हो रहा है, बी बाई टू एम। बट क्वेश्चन जो जनरली जेई या नीट में आते हैं उसमें ये बी की वैल्यू कम होगी, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है। तो ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एम्पलीट्यूड को बस क्या ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम पुट कर देंगे, ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम। एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी भी डिक्रीज होगी। एनर्जी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो एनर्जी डिक्रीज होगी तो हाफ के एक्स स्क्वायर था, यही तो है मैक्सिमम एनर्जी जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती थी। तो ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एम। तो ये तो हो जाएगी अनडैम्प्ड वाली एनर्जी, अनडैम्प्ड वाली एनर्जी। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एम। अब ये हो सकता है भाई कि क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द टाइम व्हेन एनर्जी डिक्रीजेस बाय 20%। एनर्जी डिक्रीजेस बाय 20%, ई डिक्रीजेस बाय 20%। 20% डिक्रीज, तो ये क्या है भाई? ये फॉर्मूला क्या दे रहा है? ये अभी जो एनर्जी प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट। तो डिक्रीजेस बाय 20% का मीनिंग क्या हुआ कि 20% डिक्रीज हुई, मतलब बची कितनी? 80%। तो ये 0.8 इंटू ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट। फॉर्मूला याद रहेगा तभी कुछ कर पाओगे ऐसे, ठीक है? ऐसे ई नॉट हम कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे जो है एल एन ये ले लेंगे एल एन, तो ये हो जाएगा एल एन 0.8 इज इक्वल टू ई टू द पावर, अच्छा ये हो जाएगा माइनस बी टी बाई एम। तो जो t की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस ऑफ m ln 0.8 डिवाइडेड बाई b। कहोगे टाइम कैसे माइनस हो गया? ln की जो वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी, ln 0.8 की वैल्यू गिवन रहेगी, वो माइनस में आएगी। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो मेरा टाइम आ जाएगा, कितने टाइम में 20% डिक्रीज हो गई, कितने टाइम में 20% डिक्रीज हो गई। ऐसे हो सकता है कि एम्पलीट्यूड कितने टाइम में हाफ हुआ, तो तुम ये फॉर्मूला पुट करोगे, इसको जो है ए बाई टू ए नॉट बाई टू कर दोगे, वहां से जो है सॉल्व कर लेंगे, टाइम का आंसर आ जाएगा। बोलो, समझे कुछ? इक्वेशन याद रखना है पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। सर E इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, वो तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए है। हाँ, ये नहीं, वो तो किसी भी ऑसिलेशन के लिए है जो उस मोमेंट पे जो एम्पलीट्यूड है। अब वो एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी। इज इक्वल टू हाफ के, तो किसी मोमेंट पे ए गया ना, तो वहां पे हाफ के स्क्वायर एनर्जी हो जाएगी। यस सर। तो ये है हमें एम्पलीट्यूड में है ई नॉट माइनस बी टी बाई टू एम, और एनर्जी में है ई नॉट माइनस बी टी बाई एम। ये डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखना है, इनको जो है 2-3 बार लिखोगे तो है चांसेस बहुत कम है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए, नहीं आएगा। बट फिर भी बस इक्वेशन थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा। जेई नीट में भी जो भी आता है इसी फॉर्मूले पे ही हो जाता है। यही होगा कि 20% कब डिक्रीज होगा, इंक्रीज क्या होगा, डैम्पिंग कोएफिशिएंट गिवन होगा, के गिवन होगा। ये तो इस पे एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है एक, उस एग्जांपल को अटेम्प्ट करोगे एसएचएम चैप्टर में। नेक्स्ट है अपना फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के ऊपर हमें क्या करना होता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई झूला झूल रहा है, उसको छोड़ दोगे, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे। थोड़ा खुद से दिमाग से सोच के बताओ कि वो फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। भाई कोई झूल रहा है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिए, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम ऐसे ही बस, तो झूल पाएगा वो?
ऐसे तो नहीं होगा ना। No, sir. वेरिएबल फोर्स अप्लाई करेंगे, वेरिएबल, कि जब वो तुम्हारे पास आए तो मैक्सिमम फोर्स, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सॉरी, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी डिक्रीज करती जाती है, तो उस डिक्रीजिंग एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए हमें एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई करते हैं, सो दैट कि उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे। So to maintain the constant amplitude in a damped oscillation, we must apply a variable force. That type of oscillation, मतलब उस oscillation जिसमें कि हम force apply करते हैं, that is called forced oscillation. And ठीक है, forced oscillation समझे? Forced oscillation में क्या है कि मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कि उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सके। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक वाला एग्जांपल लिया था भाई, ये ब्लॉक था, ये स्प्रिंग था, लिक्विड में ऑसिलेट कर रहा था, तो इधर जो है अपना, इधर के एक्स भी एक्ट कर रहा है और बीवी भी एक्ट कर रहा है, तो उसको क्या करना, मुझे तो इधर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एफ नॉट, कुछ एफ नॉट साइन ओमेगा टी, कहीं पे कॉस ओमेगा टी भी मिल सकता है, मैटर नहीं करता है, एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई करना होगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा भाई, के एक्स था, डैम्पिंग हुई, ये आया, डैम्पिंग को ओवरकम करने के लिए मुझे इधर से फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का हो जाएगा। तो अब तो ये देख ही रहे हो कि ये और इक्वेशन सिंपल ही होता जा रहा है धीरे धीरे, काफी इंजॉय कर रहे होगे। ये तो सिंपल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन तो तुरंत निकाल लोगे तुम। तो इसका सोल्यूशन जो है वो थोड़ा कैसा होता है, इसका सोल्यूशन होता है ऐसा, x इज इक्वल टू ए डैश कुछ कुछ एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। व्हाट इज ओमेगा? अल्टीमेटली जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी की फ्रीक्वेंसी में वो सिस्टम ऑसिलेट करेगा। मतलब हम इनिशियली जो है फोर्स अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच टाइप की सिचुएशन होगी, हैप्पैज़ार्ड टाइप की सिचुएशन होगी, बट अगर कंसिस्टेंटली वो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम वो उसी की फ्रीक्वेंसी से, जो अप्लाइड फोर्स है उसी से की फ्रीक्वेंसी से सिस्टम ऑसिलेट करता है। तो ये एम्पलीट्यूड जो है, उस एम्पलीट्यूड का ये छोटा सा फॉर्मूला है जिसको याद करना है। ये जो है एफ नॉट बाई एम, एफ नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, सर हाँ बोलो, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बी ओमेगा बाई दिस, हाँ बोलो। सर Yes, sir. क्या क्या? ये सर वेरिएबल फोर्स के बाद सर जो बोले सर समझ में नहीं आया कुछ। कुछ नहीं समझ में आया? वेरिएबल फोर्स अप्लाई करेंगे टू मींस मीन्स बोलो बोलो। ऑसिलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, हाँ, कंटिन्यू रखने के लिए, यस। यहाँ से मैंने तो एक सर वेरिएबल, उसके बाद जो बोले ये वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर दिया, वेरिएबल फोर्स सर अप्लाई कर देंगे। वेरिएबल फोर्स से क्यों? क्यों? तो थोड़ा सोचो, कांस्टेंट अप्लाई करेंगे ऐसे खींचते जाएंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। वे कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम ना, तो उसको क्या पुल करते जाओगे नीचे ही तो ऑसिलेट करेगा वो। रवि कुमार, कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो डाउन ही चलता जाएगा ना, कि कोई भी यस कांस्टेंट सर। अप्लाई करो तो ऑसिलेशन नहीं होगा। ठीक है, नहीं है सर। अरे ये अजीब ही है यार, कांस्टेंट कोई झूला झूल रहा है उसको आके ऐसे ही सीधे धक्का ही देने लगो तो मैं कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करूंगा तो तो वो तो, यस वो ऑसिलेट करेगा, वो एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा ना। इसमें क्या है, यस नो, ये यस थोड़ा, सर। तो तो सर ये तो सर मींस ऐसा हो गया कि एक फोर्स अप्लाई कर दिया, कुछ टाइम के बाद फिर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ऐसा सर थोड़ा हो गया। नहीं 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 नहीं, तो वैसा जो है मुझे मतलब एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल फोर्स जो है उस पर अप्लाई करना पड़ेगा जो मेंटेन करेगा। जैसे मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में लिक्विड है तो उस पर एक वेरिएबल फोर्स एफ नॉट साइन ओमेगा टी अगर मैं अप्लाई करूंगा तो कांस्टेंट क्या करेगा, वो ऑसिलेट कराएगा उसको। तो ऑसिलेट कराएगा तो जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी ना, वही फ्रीक्वेंसी उसके ऑसिलेशन की हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही ड्राइविंग फोर्स है।
अब कोई ब्लॉक है, उसको मान लो मैं 2 हर्ट्ज से ऑसिलेट कराऊंगा, तो थोड़ी √k/m से नहीं ना ऑसिलेट करेगा वो। √k/m जो ओमेगा फाइंड किया है वो तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसको छोड़ दो, जिसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। बट फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे वो ऑसिलेट करेगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन, समझे? यस तो सर, यस सर। ऐसा इक्वेशन हो जाएगा, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा उस एम्पलीट्यूड का ये होगा फॉर्मूला। इसको सॉल्व करने के बाद ये जो एम्पलीट्यूड, ये तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, फेज जो है, फेज जो इसका रहेगा वैसे ही रहेगा, फेज वगैरह। एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला हो जाएगा, F0/m, F0/m ये डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस B⍵/m का होल स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट जो है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और ये ओमेगा जो है वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे ओमेगा क्या थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपनी थी √k/m, फिर डैम्पिंग हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, k/m माइनस B/2m का होल स्क्वायर। अब जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इसके बराबर है तो हम उस फेनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस व्हेन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में जब ये इक्वल हो जाएगा तो उस केस में एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। तो रेजोनेंस क्या कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की अपनी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, वो जो है ऑसिलेट कर रहा है। डैम्प्ड मीडियम में गया, उस मीडियम में अपनी वो एनर्जी लूज कर दिया, एनर्जी लूज करता गया, उसको मेंटेन करने के लिए मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स उसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट करेगा। तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, या कोई झूला ही झूल रहा है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपनी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है। अब तुम अगर कुछ अलग फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे तो थोड़ी देर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बट वो जिस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी में वो फोर्स अगर मेंटेन करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, मतलब क्या होगा, ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होगा उसमें। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस, कि मैचिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। एंड एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम। यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल होंगी, यहाँ पे ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल होंगी, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर रूट में है ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस B⍵/m का होल स्क्वायर। तो अगर ये टर्म 0 हुआ तो ये टर्म क्या होगी, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू सॉरी मिनिमम होगी, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, भाई ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, पॉजिटिव है दोनों। तो जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो गए तो ये टर्म क्या हो जाएगा, मिनिमम। जब ये मिनिमम होगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सो एट रेजोनेंस, रेजोनेंस होता क्या है, फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी का सेम होना, इस पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। ठीक है, समझे, याद रहेगा, इसमें याद करना पड़ेगा ये चीज़ थोड़ा सा, तो इसीलिए इसको लिख लोगे और इसको थोड़ा रिवाइज करते रहोगे कि कौन कौन से टर्म्स हैं। सर यहाँ पे ये F0 क्या है? F0 इज द मैक्सिमम फोर्स, फोर्स का एम्पलीट्यूड ये F0।
तो ये था हमारा डैम्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन और एम्पलीट्यूड और एनर्जी का वेरिएशन। तो ये फार्मूला जो है इसको याद करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार 4 बार लिखोगे तो वैल्यूज याद रहेंगी। हाँ बोलो। सर रेजोनेंस में सिर्फ एम्पलीट्यूड से ही क्वेश्चन आता है? हाँ, रेजोनेंस में जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, जैसे मान लो कि क्या बताऊँ मैं, ऐसा कि एम्पलीट्यूड तुम्हें गिवन होगा सम एफ नॉट बाई एम और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा प्लस 5, ऐसा दिया होगा। और तुम्हें पूछेगा फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। ये मैक्सिमम तब होगी जब ये मिनिमम होगी। ये चीज मिनिमम कब होगी भाई, तो मिनिमम किस ओमेगा पे होगा, वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैं इसको ऐसे एक वैल्यू मान लूंगा, ठीक है, ओमेगा का एक फंक्शन मान लिया, इसका मिनिमम चाहिए मुझे, मतलब डी वाई बाई डी ओमेगा कर दिया, ये हो जाएगा 2 ओमेगा माइनस 3, 2 ओमेगा माइनस 3 दिस इक्वल टू 0। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 3/2, मतलब 1.5 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। समझे, ऐसा क्वेश्चन आएगा यस सर। कि एक फंक्शन दे नहीं दे। सर, हाँ बोलो भाई, बोलो। अभी सर क्या बता रहे थे सर, नेटवर्क चला गया। चला गया, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है इसमें, कि ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है एक एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा प्लस 5, इसमें बताना है कि भाई व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो मुझे ये याद रखना है कि यार रेजोनेंस मतलब क्या होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो वो फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो ये टर्म मिनिमम होता है। तो इसका मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन से, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, जो ओमेगा आएगा वो हो जाएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेट। यस सर। हाँ तो भाई ये चीज़ जो Yes, sir. है, ये चीज़ तुम्हें मेमोराइज करना होगा एसएचएम का, इसमें कुछ नहीं है, फार्मूला है, फार्मूला के बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन फिर से वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। तो उसका फार्मूला, उसका फार्मूला जैसे ये सुपर पोजिशन तुम्हें वेव में बताया होगा, समझ रहे हो, सुपर पोजिशन जो है वेव में बताया होगा। तो बट उसको सॉल्व करने का एक अल्टरनेट बहुत ही क्विक तरीका है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। ये कौन सा इसका, सौम्यदीप तुम्हारे आसपास कोई सो भी रहा है, हैं? तुम ही सो रहे हो? नो सर। अच्छा अच्छा। सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है कि जैसे वेव में तुम्हें बताया होगा कि भाई एक ही मीडियम पार्टिकल है और उस मीडियम पार्टिकल पे बहुत सारे वेव आ गए, तो सारे अपने अपने डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाहेंगे। सो व्हाट विल बी नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। नेट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। जो क्वेश्चन बताया होगा कि दो पल्स आ रहे हैं, दो पल्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो सुपर पोजिशन का कहीं पे भी मतलब होता है कि नेट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल। तो अब मान लो कि एक ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल के ऊपर मैं दो एसएचएम एक साथ ऐड कर दूं, मतलब मान लो सिंपल पेंडुलम है, एक कोई ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, दूसरा भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मतलब दो दो पार्टिकल, दो एसएचएम सुपर इंपोज करने हैं। एक है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और दूसरा एसएचएम है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो ये दो से हम रिजल्ट डेराइव करेंगे और फिर जनरल के लिए कंक्लूड कर लेंगे। बहुत आसान है।
थोड़ा सा जिनका मैथ नहीं होगा उनको थोड़ी देर के लिए टेंशन होगी, बट वो मैथ सॉल्व नहीं करना है, वो मैथ सिर्फ इसलिए सॉल्व करूंगा सो दैट कि शॉर्टकट तुम्हें याद रहे। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा a साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस 5 साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया और प्लस a2 साइन 5 कॉस ओमेगा टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा एक रिजल्ट यूज किया जाता है कि a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी अगर होगा तो हम इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, ये चीज। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, b कॉस ओमेगा टी। तो फिर से इसमें क्या करते हैं, फिर से हम ऐसे करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। कहोगे कैसे? ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है सिंगल फंक्शन बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में, b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट करोगे लास्ट 5-10 मिनट्स के लिए, बस इसका कंक्लूजन बता दूंगा, बस ओवर। जाओगे नहीं, नहीं तो इंपॉर्टेंट है ये a and this b cos omega t, b cos omega t। इस चीज को मैं एज्यूम कर लूंगा दिस इज इक्वल टू cos अल्फा। तो cos अल्फा का मतलब जैसे अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, ये a है ये b है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। cos अल्फा इज इक्वल टू a, मतलब हो जाएगा अल्फा ये, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस। सो दिस y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर